किसी भी परिवार को पता लगता है कि उसके घर में किसी को कैंसर हो गया है तो परिवार वहीं एक बार का टूट जाता है। तो किसी न किसी तरीके से परिवार को आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा। हेड एंड नेक कैंसर इंसिडेंस का जो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टोबैको। मेरे कलीग डॉक्टर नितिन गुप्ता हैं, वो मेरे शोल्डर हैं। जो कैंसर सर्जरी बेसिकली लेंथी सर्जरी है, तो एक पर्सन के लिए 8-10 घंटे की सर्जरी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं और डॉक्टर नितिन गुप्ता इस सर्जरी को मिलके और अच्छे ढंग से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिससे सर्जिकल आउटकम काफ़ी अच्छा आता है। एक आदमी 8 घंटे सर्जरी करे और 2 आदमी मिलके सर्जरी करे तो आउटकम नो डाउट अच्छा आएगा। सबसे मिसकॉन्सेप्शन सोसाइटी में ये है कि कैंसर को छेड़ना नहीं है। कैंसर को छेड़ने जैसा कुछ होता नहीं है। आपको कैंसर हो गया तो छेड़ तो कैंसर ने आपको वैसे ही दिया। तो जो समाज में चल रहा है कैंसर को छेड़ना नहीं है, इस कारण कैंसर के ट्रीटमेंट में काफी लेट हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं शशांक शेखर जोशी, आपका होस्ट आपके अपने हेल्थ केयर के डेडिकेटेड चैनल डॉक्टर डायरीज में। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वे हैं डॉक्टर प्रवीण छीपा, जो कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में एक ईएनटी सर्जन होने के साथ साथ एक प्रतिबद्ध हेड एंड नेक कैंसर सर्जन भी है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रवीण छीपा का। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मेरे को इस टॉक शो में इनवाइट करने के लिए। डॉक्टर साहब, जो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं वो है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही? कौन सी ऐसी प्रेरणा थी जिस वजह से आपने अपने पेशे में एक चिकित्सक के रूप में बतौर ईएनटी सर्जन और उसमें भी स्पेशली आपने एक हेड एंड नेक कैंसर सर्जन के तौर पे अपने कैरियर को चुना? मैं बेसिकली बीकानेर के रूरल पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ। मैं नोखा में पला बड़ा हूँ। एमबीबीएस मैंने अहमदाबाद से किया है, एमएस मैंने एसपीएमसी बीकानेर से किया है। मेरा हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी में स्पेशलाइजेशन या अपना कैरियर चुनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जैसे जैसे अपने देखते जा रहे हैं बीकानेर में या पूरे भारत में या राजस्थान में कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और उसमें भी अगर अपने स्पेसिफिकली बोलें तो हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। जबकि पूरे वर्ल्ड में अपने कंपेयर करें तो पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट कार्सिनोमा ज़्यादा और लंग कार्सिनोमा ज़्यादा हो रहा है, जबकि भारत में हेड एंड नेक कैंसर ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा हेड एंड नेक कैंसर में अपना पेशा चुनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मरीज को सही समय पर सही इलाज, सही मूल्य पर, जिसको अपने बोले अफोर्डेबल इलाज मिले। अपने देखें कि कैंसर का इंसिडेंस इतना ज़्यादा हो गया है कि सरकारी या गवर्नमेंट सेटअप में या पब्लिक सेटअप में कैंसर सर्जरी का या रेडियोथेरेपी का वेटिंग लगभग 2 से 3 महीने चल रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट का नंबर आते आते उसका स्टेज चेंज हो जाता है। तो मैं ये चाह रहा था कि पेशेंट को सही समय पर इलाज मिले और इसमें वो बीमारी से फ्री हो। तो मेरा ये कारण सबसे इम्पोर्टेंट था कैंसर सर्जरी में अपना कैरियर चुनने का। पेशेंट को समय पर सुलभ चिकित्सा उपलब्ध हो पाए, इस वजह से आपने अपने कैरियर में एक ईएनटी सर्जन के तौर पर हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी को चुना। डॉक्टर साहब, टोटल कितने साल हो गए आपको इस स्पेशलिटी में काम करते हुए और कितनी सर्जरीज आप अभी तक कर चुके हैं? मेरे को 2013 से अब तक काउंट किया जाए तो लगभग 11 साल हो गए हैं। 8000 के लगभग हमने डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक प्रोसीजर किए हैं, जो कि काफ़ी सफल रहे हैं। तो 10 सालों के अपने कैरियर में, 11 सालों के अपने कैरियर में 8000 से अधिक अगर मामलों पे आपने इंटरवेंशन किया है, तो कोई ऐसा यादगार मामला आपके सामने रहा हो या कोई ऐसा यादगार लम्हा रहा हो आपके सामने जो हमसे आप शेयर कर सकें? मेरे को 2 स्पेसिफिक केसेस याद हैं अभी तक, जिसमें एक 2018 में ऑपरेट किया था। बकल म्यूकोसा बोले, गाल की चमड़ी का कैंसर था। बेसिकली पेशेंट था वो जयपुर का था। वो अहमदाबाद, बॉम्बे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में 2-3 महीने चक्कर लगा चुका था। उसके बाद उसको किसी ने हमारा बताया तो वो हमारे तक पहुंचा।
तो उसके रिपोर्ट्स दिखने के बाद पता चला कि पेशेंट जब पहली बार ट्रीटमेंट के लिए अहमदाबाद निकला था तब वो फर्स्ट स्टेज में था और हमारे पास पहुंचा तब तक थर्ड फोर्थ स्टेज में पहुंच चुका था। पेशेंट का हमने इलाज सर्जरी की, सर्जरी सफल रही, उसके बाद उसने रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी कंप्लीट की। इन बातों को लगभग अब तक 6 साल निकल चुके हैं। पेशेंट बेसिकली पेशे से बेडशीट का बिजनेसमैन था, अभी भी वो बेडशीट बेचता है। तो ये जान के खुशी होती है कि मरीज अभी भी स्वस्थ है। दूसरा मरीज था हमारे रामपुर का, अमरोहा का बोले अपने स्पेसिफिकली, तो उसके जीभ का कैंसर था। तो वो हमने 2013 में ऑपरेट किया था, जो मेरे सबसे पहले केसेस में से एक है। मरीज गुड़गांव में, दिल्ली के अच्छे इंस्टीट्यूट में उसने काफ़ी चक्कर लगाए। उसके बाद हमारे पास पहुंचा, मरीज का इलाज किया, मरीज सर्जरी से ही पूर्णतया स्वस्थ हो गया। अब अमरोहा का मरीज था तो आम के बगिया काफ़ी फेमस है, तो अभी भी वो आम के पेटी भेजता है आराम से, और खुश भी, उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। मतलब जिसको बोले ना कि उसने कैंसर को हराया है, तो वो इतना खुश मिजाज है, जिंदा दिल है, उसको देख के बहुत अच्छा फील होता है। उन बातों को 11 साल निकल गए। डॉक्टर साहब, हम भी बिल्कुल चाहते हैं कि आने वाले समय में सबसे पहले तो कैंसर जैसी बीमारी खत्म हो जाए, और अगर उसके कोई केसेस आते भी हैं तो ऐसे ही केसेस आए जिनका आप अच्छे से समाधान करें और लोग आपको हमेशा बेडशीट और आम भेजते रहें। बतौर एक हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, आपके सामने क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस आते हैं और आप उनके समाधान कैसे ढूंढते हैं? सबसे मिसकॉन्सेप्शन सोसाइटी में ये है कि कैंसर को छेड़ना नहीं है। कैंसर को छेड़ने जैसा कुछ होता नहीं है। आपको कैंसर हो गया तो छेड़ तो कैंसर ने आपको वैसे ही दिया। तो जो समाज में चल रहा है कैंसर को छेड़ना नहीं है, इस कारण कैंसर के ट्रीटमेंट में काफ़ी लेट हो जाती है। तो समाज को बेसिकली थोड़ा सा जागृत करने की ज़रूरत है कि कैंसर में टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। आपको बोल दिया कि अभी सर्जरी करवानी है तो सर्जरी आपको करवानी है। ऐसा नहीं कि आप गांव में चले गए, गांव में किसी ने बोला कि नहीं कैंसर को छेड़ना है, फिर 4 महीने बाद आ रहे हैं, तब तक आपकी स्टेज चेंज होगी, आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा, आपका आउटकम चेंज हो जाएगा। तो ये छेड़ने जैसा कुछ होता नहीं है कैंसर में। इसको सबसे पहले इस चीज़ को छोड़ना होगा सोसाइटी को। हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स और टेक्निक्स क्या हैं जिन पे आपको थोड़ी उम्मीदें हैं जो आपको रोमांचित करती हैं? जैसे देखिए कि पहले, आज से मैं बात करूं तो 2014-15 के आसपास की, तो पहले हम कैंसर सर्जरी करते थे। तो कैंसर सर्जरी में कुछ चीज़ें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब अगर मरीज में ये चीज़ है तो आपको ऑपरेट नहीं करना है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कैंसर अगर अपनी प्राइमरी जगह से, जहाँ जैसे कि जीभ या मुंह के चमड़ी का कैंसर है, अगर वो गले से ज़्यादा और कहीं फैल गया है तो वो सर्जरी का सबसे पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले छाती का एक्सरे भी करवा लेते थे, सीटी स्कैन करवाते थे, पेट की सोनोग्राफी करवाते थे, और कुछ भी लगता था कि रीढ़ की हड्डी में फैल गया तो उसकी स्कैनिंग भी करवाते थे। तो थोड़ा सा लंबा, कम्बरसम, पेशेंट के लिए ट्रॉमेटिक प्रोसेस होता था। आजकल हमारे पास होल बॉडी पेट स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें हम हेड टू टो पेशेंट की स्कैनिंग कर सकते हैं। तो उसमें हमें फर्स्ट हैंड पता चल जाता है कि पेशेंट के कहीं मेटास्टेसिस है कि नहीं है, पेशेंट सर्जरी के लिए सुटेबल कैंडिडेट है कि नहीं है, और इसका आउटकम कैसा रहेगा। बिल्कुल। आपका जो हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी का पार्ट है उसमें रिकंस्ट्रक्शन भी अपने आप में एक बहुत अहम स्थान रखता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? रिकंस्ट्रक्शन हेड एंड नेक सर्जरी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि बोला जाता है कि PMMC फ्लैप, जिसको छाती से चमड़ी लेके गाल या जीभ बनाना बोलते हैं, ये वर्क हॉर्स माना जाता है हेड एंड नेक सर्जरी में रिकंस्ट्रक्शन पार्ट का। तो अब धीरे धीरे इसमें फ्री फ्लैप आने लग गया, जिसमें हाथ की चमड़ी लेके जीभ को वापस बनाना, या नाक के पीछे जो ऊपर का जबड़ा है उसको बनाना, या पैर की चमड़ी लेके गाल का पार्ट बनाना, या घुटनों के नीचे फ्री फिबुला फ्लैप लेना और जबड़े को बनाना। ये रिसेंट एडवांसेज हैं। ये सर्जरी भी हम काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं और फेयरली सक्सेसफुल रिजल्ट्स के साथ। बिल्कुल। तो जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसमें डायग्नोसिस से लेके रिकवरी तक, ये जो पूरी उपचार प्रक्रिया है, उसके दौरान आप अपने रोगी की देखभाल कैसे करते हैं, उसकी सहायता कैसे करते हैं?
सबसे पहले तो हमारे पास जैसे कैंसर सर्जरी आता है तो डायग्नोसिस के साथ साथ हमारे पास प्री सर्जरी काउंसलिंग और पोस्ट सर्जरी काउंसलिंग की फैसिलिटी भी है। तो इसमें मरीज को सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल आउटकम, उसके बारे में ब्रॉडली काउंसलर के द्वारा काउंसलिंग की जाती है। तो वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट या इन्फॉर्म्ड अपना व्यू रखता है सर्जरी के बारे में। दूसरा, हमारे पास फुली फंक्शनल लैब है, फुली फंक्शनल मॉड्यूलर ओटी है, फुली फंक्शनल पोस्ट ऑप आईसीयू और मेडिकल आईसीयू है, जो कि पेशेंट की अच्छी रिकवरी में, बेटर और टाइमली रिकवरी में हेल्पफुल है। उसके साथ हमारा जो स्टाफ है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का वेल ट्रेंड है, जो पेशेंट की सर्जरी से पूरी तरह से वाकिफ है। इसके अलावा हमारी एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सविता राठी, डॉक्टर रश्मि जैन काफ़ी मैं बोलना चाहूँगा कि कॉम्पिटेंट हैं पोस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, पोस्ट ऑफ पेन रिलीविंग के लिए एफिशिएंट है। उनके साथ काम करके हमेशा ऐसा लगता है कि कैंसर सर्जरी बिना अच्छे एनेस्थेटिस्ट के कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। बिल्कुल, एक टीम वर्क है, जिसमें आप हैं, आपके दूसरे डॉक्टर साथी हैं, आपके जो नर्सिंग स्टाफ हैं, आपके पैरामेडिकल स्टाफ। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं जिसको बोलेंगे एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ, मेरे कलीग डॉक्टर नितिन गुप्ता हैं, वो मेरे शोल्डर हैं। जो कैंसर सर्जरी बेसिकली लेंथी सर्जरी है, तो एक पर्सन के लिए 8-10 घंटे की सर्जरी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं और डॉक्टर नितिन गुप्ता इस सर्जरी को मिलके और अच्छे ढंग से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिससे सर्जिकल आउटकम काफ़ी अच्छा आता है। एक आदमी 8 घंटे सर्जरी करे और 2 आदमी मिलके सर्जरी करे तो आउटकम नो डाउट अच्छा आएगा। बिल्कुल, आपको एक जोड़ी के रूप में जाना जाता है हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी की। इस रूप में आप दोनों को एक अच्छी पहचान मिली है। और जितना मैं जानता हूँ कि बीकानेर जैसे शहर में ईएनटी के लिए एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में शुरुआत करने की भी पहल आप लोगों ने की थी। तो अगर हम बीकानेर की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में कैंसर ट्रीटमेंट में बीकानेर का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। उसमें भी अब पिछले कुछ सालों में देखें तो गवर्नमेंट के साथ साथ निजी चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो इस क्षेत्र में और क्या चुनौतियां आप देखते हैं, और चुनौतियों के साथ साथ आप इस क्षेत्र में बीकानेर को आगे और कहाँ देखते हैं? सबसे पहले जो मैंने चुनौती कहा कि जो बोला जाए कि जो मिसकॉन्सेप्शन है कि कैंसर को छेड़ना नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मिसकॉन्सेप्शन है। तो सबसे पहले तो हमें इस चुनौती से निपटना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चुनौती है वो है टाइम की। कैंसर के ट्रीटमेंट में टाइम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। कैंसर अपने बोलें तो कि सोचने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं देता। आपको बोल दिया कि ये ट्रीटमेंट करना है, तो आप यूं नहीं कि आपको ट्रीटमेंट के लिए बोला 4-6 महीने घर चले गए, फिर वापस आ रहे हैं, फिर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इसमें सर्जिकल आउटकम, ट्रीटमेंट आउटकम, रेडियोथेरेपी आउटकम हैम्पर्ड हो जाता है, आपका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। कैंसर के ट्रीटमेंट में टाइम बहुत मायने रखता है। जो समाज में अभी भी चल रहा है कि कैंसर का इलाज नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर का इलाज होता है। कैंसर का इलाज टाइम से करवाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट है। अच्छा, दूसरा कि कई बार आम आदमी ये खुद डिसाइड नहीं कर पाता, हालांकि उसके जो थेरेपी का जो प्रोसीजर है, उसके ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, वो सक्षम चिकित्सक ही डिसाइड करते हैं। पर कई बार लोग खुद ही डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं आप तक पहुंचते कि उसको कीमो करवाना चाहिए, उसको रेडियोथेरेपी करवाना चाहिए, उसको डायरेक्ट सर्जरी करवाना चाहिए। तो चरण क्या रहता है? बेसिकली हेड एंड नेक सर्जरी में क्या है, कुछ जो साइट्स हैं उनके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। कुछ साइट्स ऐसे हैं जिनमें सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी प्रेफर्ड की जाती है। जैसे अपने फॉर एग्जांपल बात करें, अगर जीभ का कैंसर है, गाल का कैंसर है, मैक्सिला का कैंसर है, जिसको बोलें कि अपने ऊपर के जबड़े का कैंसर है, उसमें प्राइमरी मोडलिटी ट्रीटमेंट सर्जरी की है। सर्जरी के बाद जो बायोप्सी आती है, जो फाइनल बायोप्सी आती है, जो स्टेज डिसाइड करती है, उसमें जैसे कि समाज में नॉर्मली अपने बात करें तो समाज के लिए स्टेज ही इंपॉर्टेंट होती है। स्टेज के अलावा कैंसर की बायोप्सी में ऐसी 7 से 10 चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे उसमें पेरीन्यूरल इन्वेजन है कि नहीं है, लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन है कि नहीं है, डेप्थ ऑफ ट्यूमर कितना है, नोडल साइज कितना है, एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन है कि नहीं है। ये सब चीजें उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करने में हेल्प करती है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत एडवांस आपके क्षेत्र को माना जाता है कैंसर को, और स्पेशली कैंसर सर्जरी को। तो इसके जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं
उससे आप अपने आप को कैसे अपडेट रखते हैं? देखिए, मेडिकल फील्ड कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, तो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। एक जैसे जिस फील्ड से हम बिलोंग करते हैं, मरीज के बेटर ट्रीटमेंट के लिए अपडेट होना ज़रूरी है। दूसरा, अगर बोले तो ज्ञान की भूख है तो भी आपको अपडेट होना ज़रूरी है। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमारे हेड एंड नेक सर्जरी के जर्नल हैं, जिनके रेगुलर सब्सक्रिप्शंस हैं, टाइम से वो ट्रीटमेंट आपको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, हैंड्स ऑन वर्कशॉप होती है, पूरे इंडिया में होती है, वर्ल्ड में होती है। उसमें जाके बेटर सर्जिकल प्रोसीजर या टेक्निक्स सीख के आते हैं हम लोग। तीसरा, कॉन्फ्रेंसेज हैं। इसमें एक चीज़ और है, कोई भी सर्जरी करने से पहले मैं और मेरे कलीग डॉक्टर नितिन गुप्ता उस केस को थॉरोली डिस्कस करते हैं। लगभग अगर कल हमारे सर्जरी में प्लान 2 केसेज हैं तो हमारा शाम का टाइम उस सर्जरी का प्लान डिसाइड करने में निकलता है, जो कि हम दोनों के साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये मेरे को लगता है कि मेरा नॉलेज बढ़ाने में हेल्पफुल है। ऐसी कोई हैंड्स ऑन कॉन्फ्रेंस आप क्या चाहते हैं कि मतलब ऑर्गेनाइज करने का कोई प्लान हो बीकानेर में? देखिए, हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो दिक्कत है वो है कनेक्टिविटी की। अगर बीकानेर की कनेक्टिविटी बेटर है तो आप हैंड्स ऑन वर्कशॉप कर सकते हैं। बीकानेर में हैंड्स ऑन वर्कशॉप नहीं करने का सबसे बड़ा कारण कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी का इशू है, ठीक है। एक सवाल और मेरे मन में है कि चूंकि 10 सालों से आप इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रतिबद्धता से, मेडिकल के जो विद्यार्थी हैं आने वाले समय में जो ईएनटी को और उसमें भी हेड एंड नेक सर्जरी को अपना पेशे के रूप में चुनना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी एक लो हैंगिंग एप्पल है। काफ़ी डिमांडिंग फील्ड है, लेंथी सर्जरी है, 8 से 10 घंटे की सर्जरी है, तो आपको फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, मेंटली भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। पेशेंट की लाइफ एंड डेथ का सवाल है, तो आपको इस फील्ड में फुली स्पेशलिस्ट होना भी ज़रूरी है। और पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेंथी सर्जरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते, पेशेंट का ट्रीटमेंट भी, एक पेशेंट का अगर कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो लगभग 3 से 6 महीने उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो आपको आउटकम देखने के लिए भी अपना पेशेंस चाहिए। तो पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है नए न्यू कमर ईएनटी स्पेशलिस्ट जो कि हेड एंड नेक सर्जरी को अपना पेशा बनाना चाहते हैं। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि भारत डेवलपिंग कंट्री है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये डेवलप्ड कंट्री में भी तब्दील हो जाएगा। तो आने वाले समय में कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में आप देश को कहाँ देखते हैं और आपका लक्ष्य क्या है? देखिए, कैंसर चिकित्सा से पहले अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी चाहिए वो कैंसर इंसिडेंस की है। कैंसर इंसिडेंस में हेड एंड नेक कैंसर इंसिडेंस का जो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टोबैको। चाहे किसी भी फॉर्म में हो, जर्दा हो, गुटखा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, वो नॉर्मल पर्सन से टोबैको च्यूअर्स में कैंसर सर्जरी के कैंसर इंसिडेंस के चांसेस 8 to 10 टाइम्स बढ़ा देता है। और अगर आप उसके ऊपर अल्कोहल कंजप्शन भी है तो ये कई गुना और बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अगर कैंसर का इंसिडेंस या प्रीवेलेंस रोक कम करना है तो टोबैको पे किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट को रोक लगानी पड़ेगी। बाकी गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि जैसे रेडियोथेरेपी के लिए लीनियर एक्सेलरेटर काफ़ी महंगी मशीन है, तो इसके भी काफ़ी नए सेंटर डेवलप करे अगर जनता को वो सही समय पर सही पैसे में इलाज देना चाहती है तो। बिल्कुल, मतलब मैं अब पैसा नहीं करना चाहता, अफोर्डेबल रेट में अफोर्डेबिलिटी, बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी। क्योंकि मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, क्योंकि कैंसर जैसे किसी भी परिवार को पता लगता है कि उसके घर में किसी को कैंसर हो गया है तो परिवार वहीं एक बार का टूट जाता है। तो किसी न किसी तरीके से परिवार को आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा, चाहे मॉनेटरी लेवल पे हो, चाहे इमोशनल लेवल पे हो। तो सरकार अगर सस्ते दर पर इलाज करना चाहे तो नए और अच्छे सेंटर उसको बनाने चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ट्रीटमेंट अफोर्डेबल है ही नहीं तो उसकी उपलब्धता का कोई मायने नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपके साथ हमारी चर्चा बहुत सार्थक रही और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम ईएनटी और हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी से जुड़े अन्य टॉपिक्स पे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे।
आपका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के हमारे इस शो में डॉक्टर डायरीज में हमने बात की डॉक्टर प्रवीण छीपा से, जो कि बीकानेर के एक सुप्रसिद्ध ईएनटी सर्जन होने के साथ साथ प्रतिबद्ध हेड एंड नेक कैंसर सर्जन भी हैं। तो अगर आपको हमारा डॉक्टर डायरीज का ये एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने सारे रिश्तेदारों, मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारे सभी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक प्राथमिकता से पहुंच सके और हमें फॉलो करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।